चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने रेडिएशन फोर्स के 6 केसेस देखे और हमें हल्का फुल्का आइडिया लग गया कि यार आखिर रेडिएशन पर किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, रेडिएशन फोर्स पे किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। बट कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि जो डायरेक्ट फॉर्मूले से ना हो और हमें बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी बातें सोचनी पड़े। तो चलिए 1-2 सवाल और करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगेगा। 2-3 सवाल है बढ़िया बढ़िया वो और कर लेते हैं। उसके अलावा आपको कोई रेडिएशन प्रेशर के या रेडिएशन फोर्स के सवाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए एक छोटा सा सवाल ऐसे कि आपके पास ये एक स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है और ये एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, इसका मतलब इसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है। इसका मतलब जितनी रेडिएशंस इस पे गिरेंगे सारे के सारी एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, हमने इस स्फीयर पर इस तरह से लाइट गिराई, ऐसे पैरेलल बीम आ रही बेटा लाइट की, इस तरह से। पैरेलल बीम आ रही बेटा लाइट की ऐसे। जो बीम है उसकी इंटेंसिटी आई है, इट इज पैरेलल बीम। लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। हालांकि वेवलेंथ ना भी दी जाए तो भी चलेगा क्योंकि आंसर में लैम्डा आखिर में आएगा नहीं, बट लाइट आ रही है इस तरह से और इस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पर गिर रही है। लाइट की इंटेंसिटी आई है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आपके पास कैपिटल आर है। सवाल है फाइंड फोर्स ड्यू टू रेडिएशन ऑन द स्फीयर। स्फीयर पर और रेडिएशन के कारण कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। तो चलिए सोचते हैं। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं वगैरह वगैरह, सारी बातें सोचनी पड़ेंगी बेटा, सब बातें सोचनी पड़ेंगी। तो चलिए आराम से सारी की सारी बातों को सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। सुनिए बेटा, सबसे पहले इस स्फीयर पर ऐसे एंगल थीटा दूर जाकर ऐसे कट लगाओ, फिर थीटा प्लस डी थीटा जाकर एक कट और लगाओ, ऐसे। ठीक, ये जो थिकनेस आई आपके पास, ये आपके पास आई है आर डी थीटा। आपके पास एक एलिमेंटल रिंग बन गई है, ये आपके पास एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग का छोटा सा एरिया आएगा, मैंने ये एरिया वगैरह बड़ा आपको पहले से निकालना सिखा रखा है। 2 पाई रेडियस, 2 पाई रेडियस। बड़ा इस रिंग का रेडियस आर नहीं है, आर तो ये है, ये रेडियस है। दिस रेडियस इज ऑफ कोर्स आर का साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो ये तो बेटा 2 पाई आर साइन थीटा, तो इसकी लेंथ हो गई इनटू थिकनेस, थिकनेस इज आर डी थीटा। ये इसका छोटा सा एरिया आ गया, इक्वल टू लगा दूं ऐसे। ठीक है बच्चों, जो लाइट आ रही है वो इस तरह से आ रही है। अब सुनना इस बात को, बहुत ही ऐसे आसान सी बात है। मैं डायग्राम थोड़ा नया सा बना लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी, डायग्राम में थोड़ा सा नया सा बना लेता हूँ। ये डायग्राम आपने तो बना ही लिया, मैं इस सिचुएशन का, इस एलिमेंटल रिंग का डायग्राम बना रहा हूं नया सा। एंड डायग्राम विल बी लाइक दिस, कि ये रहा हमारा सेंटर। आपके पास जो एलिमेंटल रिंग होगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आर है, ये थीटा है,
तो ये हाइट आपके पास r sin थीटा है, ये आपके पास r d थीटा है, ये आपके पास थिकनेस है, दिस थिकनेस इज r d थीटा। इस रिंग के पास एरिया होगा एंड एरिया हमने भी थोड़ी देर पहले निकाला। एरिया वेक्टर अगर दिखाना चाहो तो ऑफ कोर्स बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस है ऐसे तो एरिया वेक्टर ऐसे, दैट विल बी क्या आया था 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। फेयर एनफ। जो फोटॉन्स आ रहे थे वो इस तरह से आ रहे थे, लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। छोटी छोटी बातें जो हमने पहले से कर रखी है। पहले इस छोटे से एरिया पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम मुझे निकालना है, कितने फोटॉन्स यहां पर लगातार पर यूनिट टाइम गिर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला शायद आपको याद था, दैट इज पी लैम्डा अपॉन एच सी। पी क्या है? पी है इस पर गिरने वाला पावर। सर ये पावर कैसे निकालते थे बेटा? पावर हम निकालते थे इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इंटेंसिटी ऐसे है, एरिया ऐसे है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इंटेंसिटी आई लिख दो, एरिया आपके पास आ गया है 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इंटेंसिटी हो गया, एरिया होगा, इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल हो गया, ये आपका पावर आ गया। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स इस एलिमेंटल रिंग पर जो गिर रहे हैं वो आ गए हैं। बड़ा बोलना कितना आ गया? 2 पाई r स्क्वायर आई साइन थीटा कॉस थीटा लैम्डा डी थीटा अपॉन एच सी। ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए पर सेकंड जो इस एलिमेंटल रिंग पर गिर रहे हैं। इन फोटॉन्स के साथ हो क्या रहा है? इन फोटॉन्स के पास पहले मोमेंटम था इस तरफ, इनिशियल मोमेंटम था इस तरफ h बाई लैम्डा। फाइनली ये एब्जॉर्ब हो गए तो इनका फाइनल मोमेंटम हो गया है 0। तो जरूर इन फोटॉन्स के पास कोई ना कोई चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम इज ऑफ कोर्स फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस साइन बेटा क्या करता तुम जानते ही हो, डायरेक्शन को अपोजिट। तो हर फोटोन का जो चेंज इन मोमेंटम है वो h बाई लैम्डा है इस तरफ। तो फोटॉन्स पर इसका मतलब जरूर चेंज इन मोमेंटम इस तरफ, तो फोटॉन्स पर फोर्स लगा है इस तरफ। जो फोटॉन्स पर फोर्स लगा है इस तरफ वही ऑफ कोर्स रिंग पर फोर्स लगा है इस तरफ। काश मैं ये फोर्स लिख पाऊं। एलिमेंटल रिंग है तो फोर्स भी छोटा सा आएगा, रिंग है छोटी सी तो फोर्स भी छोटा सा। उस छोटे से फोर्स को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं। बड़ा याद कीजिए, मैंने आपको सिखा रखा है कैसे लिखते हैं उसको। कितने फोटोन इस एलिमेंटल रिंग पर गिरेंगे मल्टीप्लाइड बाय हर फोटोन का कितना चेंज इन मोमेंटम है। कितने फोटॉन्स गिरेंगे स्टाफ हो तो जो फोर्स है दैट इज n टाइम्स डेल्टा पी। n क्या है? n हम निकाल चुके हैं 2 पाई r स्क्वायर आई साइन थीटा कॉस थीटा लैम्डा डी थीटा अपॉन एच सी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम दैट इज h बाय लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, h से h कैंसिल। मैंने कहा था ना कि लैम्डा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मुझे पूरा फोर्स निकालना है। बेटा पूरा फोर्स निकालना तो बहुत आसान सी बात है। आपके पास अगर ये स्फीयर है और आपने ऐसी किसी रिंग पर लगने वाला ये फोर्स निकाल लिया, तो ऐसे बहुत सारे रिंग्स लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, बस यहीं तक। इसके इधर कोई फोटोन नहीं गिर रहे, फोटोन सिर्फ सामने से आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिंग्स लीजिए और सब पर फोर्स ऐसे आएगा ऐसे आएगा, सारे के सारे फोर्स को ऐड कर लीजिए। फोर्स को ऐड सीधा ही कर लो क्योंकि सबके कारण फोर्स इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो सीधा ही ऐड कर लो बेटा, सीधा काम बन जाएगा हमारा और हमारे पास नेट फोर्स आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ।
हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ df। कोई कंपोनेंट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमारी बात बन जाएगी। और हम नेट फोर्स लिख पाएंगे, बड़ा देखना, 2 पाई बाहर, r स्क्वायर बाहर, I बाहर, C बाहर, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बच गया है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। थीटा को कहां से कहां तक वेरी करूं, तो थीटा को अगर 0 रखोगे तो यहां पर एक छोटी सी रिंग बन जाएगी, थीटा को और बड़ा रखूंगा तो यहां रिंग बन जाएगी, और थीटा को अगर π/2 रखूंगा तो यहां रिंग बन जाएगी। इधर कोई फोटोन गिरा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके π/2। इसका इंटीग्रेशन बड़ा बहुत ही आसान सा है, अगर नहीं आता तो सिखा देता हूं। साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। साइन थीटा को टी पुट कर दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा डी थीटा, वो मेरे पास आ गया है डी टी। तो यहां पुट किया तो साइन थीटा को पुट कर दिया टी, कॉस थीटा डीटा को पुट कर दिया डी टी। टी डी टी का इंटीग्रेशन आता है टी स्क्वायर बाई 2, टी को वापस से पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर आई बाई सी। इसका इंटीग्रेशन आ गया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से π/2, 2 से 2 बेटा कैंसिल, साइन स्क्वायर। अब मेरे पास फोर्स का आंसर आ गया है बेटा, यहां आंसर लिख रहा हूं, पाई ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है, आई ठीक है, सी ठीक है, π/2 रखना तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस साइन स्क्वायर 0, और मेरे पास आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर आई बाई सी। इस स्फीयर पर लगने वाला जो फोर्स है ये आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर आई बाई सी। ये हमारा आंसर है, बढ़िया आंसर है, अच्छा आंसर है। और मैंने जानबूझ के तुम्हें पूरे बेसिक से बताया है सारा का सारा सवाल कि इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, लेकिन इस तरह से परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस फोर्स किस तरह से निकालती है, इसको इतना बेसिक से ना करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, और एक लाइन में कर सकते हो, एक लाइन में आंसर आ सकता है। वैसे भी सिखाता हूं, मेरा मेन एम था कि आप बेसिक से सीखो कि कल को मान लो कोई टफ सवाल आ गया तब भी आपसे वाला सवाल बन जाए। फिर भी अगर आपके पास कोई परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो और उस पर अगर आपको फोर्स निकालना हो तो आप बड़े आराम से एक छोटी सी ट्रिक से भी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन उस छोटी सी ट्रिक में मेरे पास ऐसे सिखाने लायक बहुत सारी बातें नहीं होंगी, यहां पर मेरे पास सिखाने लायक बातें बहुत सारी थी जो मैंने आपको सिखा दी थी। तो सुनिएगा, ये स्फीयर था आपका जिसका रेडियस था r, और इस पर ना लाइट गिर रही थी ऐसे। जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी आई थी, वेवलेंथ लैम्डा था, और ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस थी। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस थी तो इस सारे के सारे लाइट को ये स्फीयर रोक लेगा, कहीं जाने नहीं देगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसके जस्ट सामने ऐसे एक आर रेडियस की डिस्क बनाओ, ऐसे आर रेडियस की परफेक्टली एब्जॉर्बिंग डिस्क बनाओ, आर रेडियस की। अब जरा सोचो कि जो फोटॉन्स इस डिस्क पर गिर रहे हैं वही फोटॉन्स तो इस स्फीयर पे गिर रहे होते अगर ये डिस्क यहां ना होती। तो ये अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग डिस्क है तो पक्की बात है कि ये भी उन सारे के सारे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगी जिन फोटॉन्स को ये आपका स्फीयर एब्जॉर्ब करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डिस्क ने एग्जैक्टली उतने ही फोटोन एब्जॉर्ब किए हैं जितने फोटोन इस स्फीयर ने एब्जॉर्ब किए हैं। इस डिस्क ने भी सारे के सारे फोटॉन्स को रोका और इस स्फीयर ने भी उन सारे के सारे फोटॉन्स को रोका। इसका मतलब इस डिस्क ने भी उतना ही मोमेंटम चेंज किया जितना मोमेंटम ये स्फीयर चेंज कर रहा था। इसका मतलब जितना फोर्स ये डिस्क लगाएगी उतना ही फोर्स तो ये स्फीयर लगाएगा। और डिस्क कितना फोर्स लगाएगी उस फोर्स को तो हम सीधा बोल सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। याद कीजिए, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस नॉर्मल इंसिडेंस वाला जो केस था उसमें हम लोगों ने पहले से ही प्रेशर याद कर रखा था। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाले केस में प्रेशर का फॉर्मूला आया था I/C।
परफेक्टली एब्जॉर्बिंग नॉर्मल इंसिडेंस I by C इंटू इसका एरिया कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर। एक लाइन में आपका आंसर आ गया और बहुत ही आराम से इत्मीनान से होने वाला सवाल था। तो जब भी अगली बार सवाल आए ऐसे करो। फिर सर आपने शुरू से क्यों बताया, उसमें बेटा ऑफकोर्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो थे, कैसे कैसे रिंग लेनी है, रिंग के एरिया कितना है, रिंग पर फोटोन कितना गिरा, रिंग ने कितना चेंज मोमेंटम किया, फिर छोटी छोटी रिंग मान के कैसे मैं स्फीयर बना सकता हूँ। किसी टफ सवाल में हो सकता है कि वो काम आए। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि आपके पास ये एक कौन है, ये बेटा एक कोन है जिसका रेडियस r है और हाइट h, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है। इस पर मैंने ऐसे लाइट गिराई है, ऐसे पैरेलल बीम मारी बेटा लाइट की। ऑब्वियस बात है कि लाइट की इंटेंसिटी I है, वेवलेंथ लैम्डा गिवन है। ये सारे के सारे लाइट ये ऑफ कोर्स आपका जो क्या कहते हैं ये कौन जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फाइंड रेडिएशन फोर्स ऑन कॉन। बेटा ये जो लाइट गिर रही है, इस लाइट ने इस कॉन पर कितना फोर्स लगाया ये बताओ। तो आप एक काम करो, जिधर से लाइट गिर रही है उधर से कोन को देखो, जिधर से लाइट गिर रही है उधर से अगर देखोगे तो कोन बेटा आपको ऐसे ट्रायंगल जैसा नजर आएगा, ऐसे ट्रायंगल जैसा नजर आएगा, ऐसे ट्रायंगल जैसा नजर आएगा, जिसमें जो बेस होगा उसकी लेंथ होगी 2r और ये जो हाइट होगी ये आपकी होगी h। अब ऐसी ट्रायंगुलर प्लेट मान लो जिसका बेस लेंथ हो 2r, हाइट हो h और ये ट्रायंगुलर प्लेट का A1। अब जरा इस बात को सोचो कि जितने फोटोन इस ट्रायंगुलर प्लेट पर गिरेंगे उतने ही फोटोन तो इस कॉन पे गिर रहे थे। ये ट्रायंगुलर प्लेट भी अगर एब्जॉर्प्टिव पावर 1 रख रही तो सारे के सारे फोटोन को ये भी एब्जॉर्ब कर रही थी और ऑफ कोर्स ये भी एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये ट्रायंगुलर प्लेट ना होती तो उन फोटोन्स को ये एब्जॉर्ब कर रहा होता, ट्रायंगुलर प्लेट सामने रख देंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी। जितने फोटोन्स इस पे गिरने चाहिए थे उतने फोटोन्स इस पे गिरने चाहिए थे। ये भी सारे के सारे फोटोन्स को रोकता है, ये भी सारे के सारे फोटोन्स को रोकता है, ये भी सारे के सारे फोटोन्स का मोमेंटम चेंज करता है h बाय लैम्डा, ये भी सारे के सारे फोटोन्स का चेंज मोमेंटम करता है h बाय लैम्डा। नंबर ऑफ फोटोन बराबर गिर रहे हैं, हर फोटोन का मोमेंटम बराबर चेंज कर रहे हैं, तो जितना फोर्स इस पर उतना फोर्स इस पर, और इस पर फोर्स निकालना आसान है। इस पर फोर्स ऑफ कोर्स ऐसे आएगा कि ये फोर्स लगाएगा फोटोन्स पर ऐसे, तो वही फोर्स इस पर आएगा ऐसे, और इस फोर्स को हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर नॉर्मल इंसिडेंस है और एब्जॉर्ब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, आप कह सकते हो कि प्रेशर आएगा I by C इंटू एरिया। बेटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस है 2r, हाइट है h। मेरे पास आंसर आ गया IRH by C। हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई IRH by C, ये फोर्स है। तो हमें कौन पर कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा बड़े आराम से ऐसे काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को तुम समझ गए होंगे। जब भी आपके पास इस तरह से परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो तो जिस तरफ से आपने लाइट गिराई है उस तरफ से सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन देख लिया करो, क्रॉस सेक्शन कैसा नजर आ रहा है, उस क्रॉस सेक्शन से तुम उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो और बड़े आराम से इस तरह से फोर्स निकाल सकते हो, लिख सकते हो, आसान पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक थोड़ा टफ सा सवाल। मैं इस बात में पहले बोल दूं कि ये सवाल अगर मैकेनिक्स के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा टफर साइड का सवाल है। तो जो भी बच्चे सिर्फ जेईई मेन की पढ़ाई करना चाहते हैं वो बच्चे इस सवाल को छोड़ सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स है ना, जिन बच्चों को सारी बातें बढ़िया समझनी हो, सारी बातें बढ़िया तरीके से देखनी हो, तो वो बच्चे ज़रूर सवाल को करें। इसमें कोई ट्रिक नहीं बन पाएगी, भले ही आंसर आपको लगे यार देखा दिखाया ऐसा आंसर आया, इसको भी किस तरह से याद कर लेते हैं, तो आपकी मर्जी है। बाकी इस तरह के सवाल करने के लिए हमें पूरा ढंग से सारी बातें पता होनी चाहिए। तो अच्छा सा सवाल है, आराम से सुनिएगा। सवाल इस तरह से, आपके पास ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है,
ये एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इसका R इक्वल्स टू 1 है। R इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड इज टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। इस स्फीयर पर हमने, ये बड़ा स्फीयर है, सॉलिड हो हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा फोटॉन्स तो सरफेस पे गिर रहे हैं, सरफेस दोनों की एक जैसी होती है। ठीक, इस पर आपने फोटॉन्स गिराए ऐसे, पैरेलल बीम आ रही है लाइट की ऐसे, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है। आंसर में लैम्डा नहीं आएगा बट चलो मैंने लिख दिया। पैरेलल बीम आ रही है लाइट की ऐसे, पैरेलल बीम हैविंग इंटेंसिटी आई एंड वेवलेंथ लैम्डा। सिचुएशन काफी हद तक पिछले सवाल जैसी सी है, बस पिछले सवाल के अंदर आपका जो स्फीयर था वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग था, तो सोचना ऑफ कोर्स आसान था। इस बार आपके पास सरफेस जो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, सोचना हल्का सा मुश्किल होगा। हो सकता है कि आंसर वैसा सही है बट वो तुक्के से आता है, ऐसा नहीं है, वो लॉजिक हो उसके पीछे। फाइंड force due to radiation on the sphere। स्फीयर पर रेडिएशन के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। चलिए बच्चों सोचते, सबसे पहले आप यहां से एंगल थीटा जाइए बेटा, और यहां से एंगल थीटा जाकर ऐसे कट लगाइए, फिर थीटा प्लस डी थीटा जाकर एक कट और लगाइए, तो आपके पास ये एक एलिमेंटल रिंग बनेगी। एक एलिमेंटल रिंग बनेगी, ऐसी एलिमेंटल रिंग जिसका एरिया विल बी, बेटा डायरेक्ट लिख दो, थोड़ी देर पहले लिखा ही था, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। रिंग का बेटा एरिया होता है उसकी सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। सरकमफेरेंस होगी 2 पाई टाइम्स रेडियस, बेटा रिंग का रेडियस आर नहीं है, रिंग का रेडियस आर साइन थीटा है, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू थिकनेस दैट इज आर डी थीटा। ठीक है बच्चों, इस एलिमेंट को मैं एक बार आपको अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूं, जिससे हमें थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कैसे फोटॉन्स आ रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, कितना चेंज इन मोमेंटम है। तो सुनिएगा, ये आपके स्फीयर का सेंटर, आपने एलिमेंट चूज किया ऐसे, एंगल थीटा गया, ऐसे, ये रेडियस आर, एलिमेंट विल बी लाइक दिस। एलिमेंट विल बी लाइक दिस। इसको मैंने नाम भी दिया बेटा, क्या नाम दिया? दिस इज अवर एलिमेंटल रिंग। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो आप कह सकते हो कि एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, एंड दिस एरिया इज ऑफ कोर्स 2 पाई टाइम्स रेडियस, रेडियस इज आर साइन थीटा इंटू थिकनेस, थिकनेस इज आर डी थीटा। फेयर ना? यहां पर लाइट गिर रही है ऐसे, इधर से आती हुई, जिसकी इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है।
ये वाला एंगल भी लगभग थीटा ही है। तो इस रिंग पर बेटा लगातार कुछ ना कुछ फोटॉन्स गिर रहे हैं। कितने फोटॉन्स लगातार गिर रहे हैं मैं फिर से कैलकुलेशन कर देता हूं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन एलिमेंटल रिंग पर यूनिट टाइम इज एन। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कितना पावर गिरा इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। पावर को हम शायद ऐसे लिखा करते थे, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इंटेंसिटी और एरिया, बड़ा एंगल आपका थीटा, ये बड़ा आपका पावर आ गया इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो जो लगातार इस पे गिरे जा रहे हैं हर सेकेंड। दूसरी चीज क्या चाहिए, मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए कि हर फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना है, वो देख लेते हैं। वो इस बार परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाले केस के मुकाबले थोड़ा सा टफ है, सोचना समझना हल्का सा टफ है। देखिए कैसे, जो इनिशियली आपके पास फोटोन आया उसके पास इनिशियली मोमेंटम था इस तरफ, उसके पास इनिशियली मोमेंटम था इस तरफ, एंड दैट इज ऑफ कोर्स h बाई लैम्डा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस लाइन विल एक्ट लाइक ए नॉर्मल, और जितने एंगल पे फोटोन आया है बेटा उतने ही एंगल पे तो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि फोटोन आएगा ऐसे और जाएगा ऐसे। अगर ये वाला नॉर्मल है तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। दिस इज द फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज योर h बाई लैम्डा। तो ये जो आपकी रिंग है मैंने ऐसा एक नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल से जितने एंगल पर आपकी इंसिडेंट रहे उतने एंगल पर आपकी रिफ्लेक्टेड रहे। भले ही मोमेंटम चेंज ना हुआ हो, भले ही मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज ना हुआ हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई है। चलिए मैं इसको एक हल्के से अलग डायग्राम में दिखाता हूं। यहां कहीं एंगल थीटा, ये आपके पास कोई ना कोई सरफेस, ये सरफेस और ये उसका नॉर्मल, ठीक है। आपका इनिशियल मोमेंटम था इस तरफ ऐसे। P लिख दो बेटा इसको, P की वैल्यू h बाई लैम्डा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बाद में आपका फाइनल मोमेंटम हो गया s, वो भी P है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी आपका एंगल थीटा। जो इनिशियल मोमेंटम है उसको ध्यान से देखो। इनिशियल मोमेंटम के मैं दो कंपोनेंट देख सकता हूं। नॉर्मल की तरफ इनिशियल मोमेंटम है P का cos थीटा, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट है ऑफ कोर्स P का sin थीटा। फाइनल मोमेंटम के दो कंपोनेंट अगेन नॉर्मल के अलोंग, बेटा ये P है, इसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा P का cos थीटा, और इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में P का कंपोनेंट आएगा P का sin थीटा। जैसे कि हमें उम्मीद थी सरफेस के अलोंग मोमेंटम चेंज नहीं होगा, पहले भी P sin था बाद में P sin था। जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो नॉर्मल के अलोंग हुआ है। सर कहां चेंज हुआ है, ये भी P cos था, ये भी P cos था, बेटा डायरेक्शन चेंज हुई है। डायरेक्शन अगर चेंज हुई है तो मोमेंटम तो चेंज हुआ है। एंड वी नो दैट कि इस P cos थीटा में से अगर इस P cos थीटा को अगर माइनस करना है तो जिस किसी वेक्टर को माइनस करना होता है उसको उल्टा करके जोड़ दो। तो आपने इस बात को देख लिया
कि ये वाले मोमेंटम तो कैंसिल आउट हो गए, इस तरफ मोमेंटम में चेंज ही नहीं है। दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब ये है कि फाइनल के अंदर इनिशियल को उल्टा करके जोड़ दो, तो कुल मिलाकर फोटोन का जो चेंज इन मोमेंटम है वो इस तरफ आ गया है, और वो आ गया है 2p cos थीटा, या फिर 2 टाइम्स h बाई लेमडा cos थीटा। इसका मतलब फोटोन पर फोर्स लगा है इस तरफ, और जो फोटोन पर फोर्स लगा है इस तरफ, तो वो जो फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो पक्की बात है कि इस रिंग पर फोर्स लगाएंगे ऐसे, फोर्स लगाएंगे ऐसे। जो फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो फोटोन्स ऑफ कोर्स रिंग पर फोर्स लगाएंगे ऐसे। फोटोन्स तो बड़ा यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं, सॉरी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो जो फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बड़ा वहां पर फोर्स लगाएंगे ऐसे, बड़ा फोर्स लगाएंगे ऐसे, इस तरह से फोर्स। ये वाला एंगल थीटा तो बड़ा ये वाला एंगल भी आपका थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो बड़ा ये वाला एंगल भी आपका थीटा। काश मैं ये छोटा सा डीएफ लिख पाऊं। बच्चे बोले सर ये डीएफ तो हमने सीख रखा है। दिस डीएफ इज बेसिकली n टाइम्स डेल्टा पी, और बातों ही बातों में हमने n भी निकाल लिया, डेल्टा पी भी निकाल लिया। लेकिन ये डीएफ तो बड़ा इस रिंग पर जो लगने वाला फोर्स है, बड़ा डीएफ लिख दूं, वो है एक तरीके से। सर मुझे ये वाला फोर्स नहीं चाहिए, मुझे तो पूरे के पूरे स्फीयर पर लगने वाला फोर्स चाहिए। नहीं बड़ा एक चीज देखना, इस बार आप सीधा डीएफ नहीं जोड़ सकते। ये जो डीएफ है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा डीएफ का कॉस थीटा, ये वाला आएगा आपके पास डीएफ का साइन थीटा। ये वाला आएगा डीएफ का कॉस थीटा, ये वाला आएगा डीएफ का साइन थीटा। ये डीएफ का साइन थीटा, ये डीएफ का साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डीएफ का कॉस थीटा बचेगा। तो जो आपका नेट फोर्स है, द नेट फोर्स इज नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, नो, बल्कि बेटा जो फोटॉन्स आपके रिफ्लेक्ट हुए हैं उन्होंने फोर्स लगाया है ऐसे, उन्होंने फोर्स लगाए हैं ऐसे, इस रिंग पर अगर फोर्स लगाए हैं ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ यही वाला कंपोनेंट हम लोगों को लिखना है। तो हमें इंटीग्रेशन डीएफ नहीं करना, इंटीग्रेशन डीएफ का कॉस थीटा करना है। और डीएफ हम लोगों को पहले से पता है, n टाइम्स डेल्टा पी। n कितना है 2 पाई आर स्क्वायर आई लेमडा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एच सी। ये तो मैंने n लिखा, डेल्टा पी से मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स h बाई लेमडा का कॉस थीटा। ये तो सिर्फ डीएफ हुआ, मुझे इसका कॉस थीटा और लिखना है। जैसे कि हमारी उम्मीद थी, लेमडा कैंसिल, एच भी कैंसिल। बड़ा देखना बाहर क्या क्या आएगा, बाहर 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर आई, बाहर 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर आई, बाहर सी बाहर, और मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा, कॉस 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 क्यूब थीटा साइन थीटा, अरे बेटा एक डी थीटा भी आएगा इसमें, ये वाला ये हमारा आंसर आ गया, मतलब एक्सप्रेशन आ गया। आंसर में तो एक छोटा सा स्टेप और बचा है, हमें इसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। अभी कर लेते हैं इंटीग्रेशन, बड़ा आसान सा ही काम है इसका। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कॉस थीटा को टी पुट कर दो। कॉस थीटा को बड़ा मैंने अगर टी पुट किया तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा हमारा डी टी। तो हमारे पास कॉस क्यूब को तो मैंने लिख दिया टी क्यूब, और साइन थीटा थीटा को मैंने लिख दिया माइनस डी टी। टी रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी को बड़ा वापस कॉस लिख दो। तो मैं इसका इंटीग्रेशन यहां कहीं कर रहा हूं। f इज इक्वल्स टू 4 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, सी बाहर, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस टी बेटा क्या है, कॉस है ना, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा अपॉन 4 से 4 कैंसिल। थीटा को कहां से कहां तक वेरी करें, तो बेटा मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं,
ये स्फीयर था आपका, लाइट इधर से आ रही थी, रिंग ले लेकर बड़ा पूरा स्फीयर बनाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटी सी रिंग लेंगे, उसके लिए थीटा 0, फिर थीटा बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2। तो बढ़ाते 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 0 से π/2, मेरे पास आंसर आ गया पाई ठीक, आर स्क्वायर ठीक, आई ठीक, सी ठीक, माइनस कॉस रेज टू पावर 4 π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ऑफ 0। बेटा कॉस बाय तो 0 होता है, ये तो निपट गया। कॉस 0 होता है 1, 1 की पावर 4 कितना हो गया 1, और हमारे पास आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर I/c। ये फोर्स आ गया। तो इस पूरे के पूरे स्फीयर पर कुल मिलाकर ऐसे लेफ्ट में फोर्स आया है, और फोर्स की वैल्यू जो आई है वो पाई आर स्क्वायर I/c आई है। पूरा जो ढंग से सॉल्व करने का तरीका था वो यही था, ठीक है। हालांकि आंसर आपका वही आ गया जो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाले केस में आया था। तो कई बच्चों को ऐसा लग भी रहा होगा कि यार सर ने तो ज़बरदस्ती मेहनत की। तो मेरा तो तुम कारण जानते हो बेटा, मैंने मेहनत इसलिए थोड़ी की थी कि मुझे कोई आंसर निकालना था, मुझे तो इतनी सारी बातें सिखानी थी इसलिए मेहनत की थी। आंसर थोड़ी याद करना है, ऐसे थोड़ी कि ये वाला सवाल पूछेंगे इसलिए आंसर याद कर लो। अपन तो बातें सीख रहे हैं। जो भी IIT JEE एडवांस का सवाल होगा, फिजिक्स ओलंपियाड का सवाल होगा, वो तो लॉजिक से होगा, वो तो कॉन्सेप्ट से होगा। तो अपन तो कॉन्सेप्ट सीखने के मूड में थे। आंसर में तुम्हें कभी इस तरह से इंटरेस्ट था भी नहीं, है ना। मतलब मुझे तो नहीं था, तुम्हें जरूर हल्का फुल्का हो सकता है, मुझे इतना आंसर में इंटरेस्ट नहीं था। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज मैटर वेव्स या फिर डी ब्रोगली वेव्स या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, बहुत ज़्यादा भारी बातें इसमें नहीं है, छोटी छोटी बातें। हालांकि हो सकता है कि आपने हल्का फुल्का डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर मैटर वेव्स आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हो, और ये मोर और लेस वही है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मोर और लेस सारी की सारी बातें वही हैं, नई डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। फिर भी कोई इक्का दुक्का सवाल ऐसा हो सकता है जो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी पूछ लिया जाए, ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। बाकी सारी थ्योरी वही होगी जो आपने कभी कभी केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी। सबसे पहली बात तो हम आज तक ये देखते आए थे कि लाइट जो है, जो काफी टाइम तक वेव मानी गई थी, वो फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से बाद में मैटर मानी गई, पार्टिकल मानी गई। पार्टिकल भी प्रूव हुई, तो हमें पता लगा कि लाइट जो है वो वेव भी है और मैटर भी है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो इसी बात को डी ब्रोगली सर ने थोड़ा सा आगे और बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नेचर के अंदर अक्सर सिमेट्री होती है, जैसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, वगैरह वगैरह। तो नेचर में सिमेट्री रहती है, और नेचर में अगर सिमेट्री रहती है तो अगर कोई वेव अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो कोई पार्टिकल भी तो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। बिकॉज वी नो दैट, मतलब वी कैन अज्यूम दैट कि नेचर हैज सिमेट्री। अगर वेव्स मैटर की तरह बिहेव कर सकती है, तो मैटर भी तो, पार्टिकल भी तो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और आगे जब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी आए जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि डी ब्रोगली सर की जो हाइपोथेसिस थी, डी ब्रोगली सर का जो अजम्पशन था, वो करेक्ट था। वो एक्सपेरिमेंट्स हमारे कोर्स में हैं भी। जैसे मॉडर्न फिजिक्स एंड होगा तो हम आखिर में सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हम अलग से देखेंगे भी, सारे कोर्स में अब नहीं, ठीक है बेटा। तो डी ब्रोगली सर ने कहा कि पार्टिकल या फिर कोई जो मैटर है, इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक वेव। और ये जो वेव है इसके हमने नाम निकाल दिए बेटा। क्या क्या नाम निकाल दिया? एक तो हमने इसका नाम निकाल दिया मैटर वेव, या फिर डी ब्रोगली वेव, या फिर डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली सर के नाम से ही हमने इसका नाम निकाल दिया डी ब्रोगली वेव। हालांकि हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा बहुत जो बड़ी बॉडीज होती हैं, है ना, कम स्पीड से मूव कर रही होती हैं, उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर डी ब्रोगली वेव जो है वो बहुत बड़ा फेनोमेनन क्रिएट नहीं कर पाती है। मोस्टली मैटर जो है वो अपना वेव नेचर एग्जिबिट नहीं कर पाते, लेकिन वेव नेचर होता है। हम किसी एक्सपेरिमेंट से उसको वेव नेचर को ना दिखा पाए वो अलग बात है।
मगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर एटॉमिक पार्टिकल्स जिनका मास कम हो और बहुत फास्ट मूव कर रहे हो, उनके वेव नेचर को हम एक्सपेरिमेंट से दिखा भी सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी आपकी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्लोली मूविंग है, आपकी हैवी ऑब्जेक्ट्स स्लोली मूविंग, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अक्सर अपना वेव नेचर ऐसे एग्जिबिट नहीं कर पाती। प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा उनका वेव नेचर दिखाना। उनका वेव नेचर होता है बट प्रैक्टिकली दिखाना काफी मुश्किल काम है। टफ टू शो देयर वेव नेचर। लेकिन जो भी आपकी लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और फास्टली मूविंग है, ये उनका वेव नेचर जो है कैन बी शोन बाय सम एक्सपेरिमेंट्स एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स आर इन अवर जेई सिलेबस। बट हम इनको देखेंगे भी हमारे कोर्स में। तो आप ऐसा मान सकते हो कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं बड़ा अपने वेव नेचर पे एग्जिबिट करते हैं। हाँ, लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं और फास्टली मूविंग है तो उनके वेव नेचर एग्जिबिट भी होते हैं, दिखते भी। सो वी कैन से दैट कि द सेम वे ए वेव कैन बिहेव लाइक ए पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव लाइक एन वेव, एंड दैट वेव्स वेवलेंथ इज गिवन एज, सुनना बेटा इस बात को, एक m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से अगर बिहेव कर रहा है तो इस मैटर को हम एक वेव मान सकते हैं, और इसको जो आप वेव मानोगे उसकी वेवलेंथ मैं लैम्डा से प्रेजेंट कर रहा हूं, उसका फॉर्मूला होगा आपके पास h/p या फिर बेटा h/mv। p मतलब मोमेंटम, p मतलब बेटा क्या, मोमेंटम, एंड दिस वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। h आपका बड़ा प्लैंक्स कांस्टेंट है, p आपका मोमेंटम है, मोमेंटम कैन आल्सो बी रिटन एज mv। कई बार ऑब्जेक्ट की बेटा काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है, तो वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो mv जो है मतलब आपका जो मोमेंटम है उससे मैं √2m के भी लिख सकता हूं। तो कई जगह बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला आपको और दिख जाएगा, दैट इज h/√2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। के इज काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंड सिंपल, बिल्कुल सिंपल, दिस इज अवर डी ब्रोगली वेवलेंथ, बिल्कुल सिंपल। m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो बड़ा आपके पास ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg और ये इस तरफ बड़ा मान लीजिए कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। ये ऑफ कोर्स मैटर है, मास है। अगर कोई कहते हैं कि सर इसकी मैटर वेव जो है, इसकी जो डी ब्रोगली वेव है, क्या उसकी वेवलेंथ बता सकते हो? बता सकते हैं। दैट वेवलेंथ विल बी h/mv। h है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास। मास है 10 kg, स्पीड है 4, तो दैट कम्स आउट टू बी 6.626 इंटू 10⁻⁻33/4। ये इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। ये वेवलेंथ इतनी स्मॉल आई है, इतनी स्मॉल आई है कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इस वेवलेंथ से कोई बहुत बड़ा फेनोमेनन क्रिएट नहीं हो पाता, या फिर इस वेवलेंथ को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है।
इसलिए मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बेटा आप इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का कोई यूज कर नहीं सकते हो, और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो करना काफी मुश्किल रहेगा। तो आप कह सकते हो कि दिस वेवलेंथ इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। बेटा क्या करें, बहुत छोटी, बहुत छोटी। तो सर बहुत छोटी है और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, तो पढ़ क्यों रहे हैं? अरे बेटा यहां पर मास बड़ा था, बेटा मास बड़ा था, ठीक है, इस केस के अंदर बेटा आपका बड़ा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मास बहुत छोटा, अगर मास बहुत छोटा हो तो उस केस के अंदर आपका फर्क पड़ सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो किसी वेलोसिटी से भाग रहा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। वैसे वेलोसिटी जितनी छोटी हो उतनी बढ़िया है, लेकिन मोस्टली जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो अच्छी खासी वेलोसिटी से बड़ा भाग रहे होते हैं, तो ठीक है, उनको अपन कंसिडर कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है 10⁵ मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, और कोई मुझसे पूछ ले कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, तो बड़ा अगेन दैट इज h/mv। h है आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और स्पीड मेरे पास आ गई है 10⁵, दैट इज 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻, बड़ा -34 -3 -8 आ गया बड़ा ऊपर। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, बड़ा 34 और 5 था, 8 आ गया था। हम इसे लिख सकते हैं 7.28 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या फिर 728 नैनोमीटर। और ये वेवलेंथ बेटा आप जानते हो कि उतनी छोटी भी नहीं है जितनी वो थी, और ये वेवलेंथ तो काफी हद तक बेटा हमारी लाइट वगैरह की जो वेवलेंथ है उसके ऑर्डर में आ गई है। और लाइट की वेवलेंथ के हम एक्सपेरिमेंट अगर कर सकते हैं तो इस वेवलेंथ के एक्सपेरिमेंट भी तो किए जा सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे कोर्स में भी होंगे और आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो ऑफ कोर्स इस तरह की वेवलेंथ को डिटेक्ट करना और किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाना आसान काम हो सकता है, और इस कारण से हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन बिहेव लाइक ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। सो इलेक्ट्रॉन विच वाज कंसिडर्ड ओनली ए मैटर, ओनली ए पार्टिकल टिल नाउ, इट कैन ऑल्सो बी assumed to be behaving like a wave whose wavelength is 728 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ है बेटा इसको हम ऑफ कोर्स क्या नाम देंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। इसी डी ब्रोगली वेवलेंथ पर किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं वो हम एक बार देखते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले एक बार डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा एटम के चारों ओर जब घूम रहा होता है उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, इसलिए मोस्टली केसेस में बेटा जी आपका फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन रहेगा। हमने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से v वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो उसके कारण एक डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, दैट इज h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। फेयर एनफ। कुछ सवालों के अंदर ऐसा बोल दिया जाता है कि मान लीजिए कि ये आपके पास कोई हायर पोटेंशियल है, ये आपके पास बड़ा कोई लोअर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज को यहां से रिलीज कर दिया गया, तो ये क्यू चार्ज चलते 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 यहां पहुंचेगा। जब यहां पहुंचेगा ये क्यू चार्ज तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। रिलीज किया गया था तो इनिशियल काइनेटिक 0, इनिशियल पोटेंशियल होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल।
यहां जब पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई है के, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई यहां का पोटेंशियल। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है Q इंटू वी। वी क्या है? वी है पोटेंशियल थ्रू विच चार्ज इज एक्सेलरेटेड। जिस पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को एक्सेलरेट किया जाएगा वो बेटा आपका v है। फेयर एनफ। तो आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया कि कभी अगर सवाल के अंदर ये बोल दिया गया कि किसी चार्ज पार्टिकल को हमने v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है तो आप काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी लिख सकते हो। और अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन बड़ा यहां से रिलीज किया जाएगा, यहां से रिलीज नहीं करोगे, यहां से रिलीज करोगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इधर से इधर आएगा और यहां पर पहुंचेगा तो अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण उसके पास कोई ना कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी एंड दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी रिटन एज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन v। हालांकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है लेकिन बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस भी तो उल्टा हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा था, यहां से छोड़ा था ना, और वो यहां पहुंच कर उसके पास काइनेटिक एनर्जी की आई थी। मैं दिखाऊं? चलो दिखाया तो इलेक्ट्रॉन वाले केस में हायर पोटेंशियल यहां पर, लोअर पोटेंशियल यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करना, रिलीज करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे तो फोर्स लगेगा ऐसे। ये फोर्स लगातार इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाएगा और यहां पर आने के पास इसके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होगी। दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए मुझे के निकालना पड़ेगा और के निकालने के लिए मुझे यहां से यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। इनिशियल काइनेटिक रिलीज किया है, इनिशियल पोटेंशियल चार्ज है -e और यहां पर पोटेंशियल है 0। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना है k और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहां का पोटेंशियल कितना है बेटा v। वापस से k की वैल्यू आ गई आपके पास e इंटू वी। तो मैंने जहां पर काइनेटिक एनर्जी थी वहां मैंने e इंटू वी लिख दिया। फेयर एनफ। अच्छा आंसर है। h पता है, m पता है, e पता है। जब सारी वैल्यूज पता है तो इन वैल्यूज को रख कर फॉर्मूला याद कर लो। भाई कभी तुमसे पूछ लिया कि मैंने 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर दिया, अब बताओ इलेक्ट्रॉन के पास कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो सबकी वैल्यूज रखो या फिर सबकी वैल्यूज रखने के बाद फॉर्मूला याद कर लो। तो सबकी वैल्यूज रखने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है HME2 सब पता है। इन सबको सोल्व करोगे तो यहां पर 150 आ जाएगा। नीचे बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे आपने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया है, ये आपके पास आंसर आएगा। लेकिन ये मीटर में नहीं आएगा बेटा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए? ये वाला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा। अल्फा पार्टिकल का मास और अल्फा पार्टिकल का चार्ज रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा। ये आंसर आप याद कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी यहां तक तो बेटा किसी के लिए याद रखो, मतलब सॉरी यहां तक तो किसी के लिए याद रखो। उस चार्ज का मास, उस चार्ज का चार्ज रख दो, आ जाएगा आंसर। ये वाला आंसर ऑफ कोर्स बेटा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही है। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखना आंसर जो मैंने लिखा वो एंगस्ट्रॉम के अंदर लिखा है। बेटा रूट 150 भी याद कर सकते हो, शायद 12.3 या 12.27 के आसपास आता है, मर्जी बेटा। आगे चलिए बच्चों, एक सवाल पूछ लेता हूं। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ of electron which has been accelerated
बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट्स। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? एक्चुअल तरीका तो यह है कि H रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, चार्ज रखो, इस V को 6 रखो और आंसर निकाल लो। मीटर में आंसर आएगा, चाहो तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप बहुत सारी H, M, E ये सब रखने के बाद मैंने एक फॉर्मूला याद रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज √150/V। तो दैट इज √, कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 6। 150/6 कितना हो गया? 25। 25 का रूट कितना हो गया? 5। सो द डी ब्रोगली वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 5 एंगस्ट्रॉम। उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बेटा आपकी 5 एंगस्ट्रॉम आएगी। बेटा कितनी? 5 एंगस्ट्रॉम आएगी। बाकी कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हो, आप बेटा बड़े आराम से डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट, एक सवाल, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ of proton and alpha particle having same speed। अच्छा, प्रोटॉन है, उसके पास भी स्पीड, और अल्फा पार्टिकल है, उसके पास भी स्पीड सेम है। आई होप अल्फा पार्टिकल मतलब पता होगा। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, मुझे लगता है बेटा आपको केमिस्ट्री में पढ़ा तो रखा होगा। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को बाहर निकाल लो तो He+2। ठीक है, तो अब सिर्फ न्यूक्लियस बचा, तो उसके पास बेटा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन होते हैं तो चार्ज तो हो गया +2e, मास बेटा इसका ऑफ कोर्स 4 AMU हो गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बेटा लगभग 1 AMU के आसपास आता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो 4 AMU मास हो गया। प्रोटॉन जो है उसका चार्ज थोड़ा तुम जानते हो +e, और मास इसका तुम जानते हो बेटा कितना? 1 AMU। मुझे दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है H/mv। यही फॉर्मूला बेस्ट लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि बेटा स्पीड सेम दे रखी है ना, इसलिए। मुझे लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा है, तो H डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन, H डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्पीड दोनों की सेम दे रखी है, H दोनों का सेम दे रखा है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर और मास ऑफ प्रोटॉन नीचे। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है 4 AMU, मास ऑफ प्रोटॉन बेटा 1 AMU, AMU AMU कैंसिल, आंसर कम्स आउट टू बी 4 आपका आंसर आ गया। बढ़िया आंसर, समझ गए होंगे। एक सवाल और कर लो, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला आएगा? निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो फॉर्मूले में हल्का सा चेंज कर लो। आप कहो कि सर मैं तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। बेटा ये वाला फॉर्मूला क्यों पसंद कर रहे हो? क्योंकि दोनों के इस बार काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जानबूझ के फॉर्मूला भी कौन सा यूज करूंगा? काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया H डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय
h रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, h से h, 2 से 2, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल। सर क्यों कैंसिल? बेटा दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है। और सॉल्व करते मेरे पास आ गया रूट ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन प्रोटॉन। सही तो किया मैंने? हाँ बिल्कुल सही किया। अल्फा पार्टिकल का मास है 4, प्रोटॉन का मास है बेटा 1, AMU कैंसिल, आंसर कम्स आउट टू मी 2। बढ़िया आंसर आ गया। ठीक है, अब जब तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो एक सवाल और कर लो। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल accelerated through same potential difference। दोनों के दोनों अल्फा पार्टिकल और जो आपका प्रोटॉन है वो शुरुआत में बेटा रेस्ट पे थे और फिर किसी पोटेंशियल डिफरेंस से हमने दोनों को एक्सेलरेट किया। जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तब उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा हूं। बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप बोलोगे सर ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी को आपने सर हमें सिखा रखा है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू आपने उसको एक्सेलरेट किया है। मुझे पूछा गया है लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द प्रोटॉन हैज बीन एक्सेलरेटेड, h divided by under root of 2 times mass of alpha particle, charge of alpha particle, potential difference of alpha particle, h 2 2 ये तो कैंसिल। पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एक्सेलरेट किया गया दोनों सेम ही तो है, तो आपके पास बड़ा आंसर आ गया रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बड़ा बोलना मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो 4, मास ऑफ प्रोटॉन तो 1। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा 2 प्रोटॉन है उसके पास तो 2, प्रोटॉन के पास तो एक ही प्रोटॉन है तो उसका चार्ज बेटा 1। मैंने सही तो लिखा? हाँ बहुत ही बढ़िया लिखा बेटा। मेरे ख्याल से तो आंसर आ गया 2 रूट 2। ये बेटा आपका आंसर, बढ़िया आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सारी बात समझ गए हो, भले ही आपको कितना ही आसान क्यों ना लग रहा हो ये, लेकिन बेटा जेई मेन में पूछ लेते हैं सवाल इस तरह के, एडवांस तक में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा तुमसे। चलिए बेटा जेई मेन में तो पूछ रखे हैं इस तरह के सवाल, हर दूसरे साल इस तरह का कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। ठीक है, तो सवाल आ भी जाएगा, हमें भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। हमारे पास तो बेसिक फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, उससे सारे काम बन जाएंगे। ये मेरे पास कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, मास है m। ठीक है, अब ये चाहे मोनोटॉमिक हो, डायटोमिक हो, पॉलीटोमिक हो, ये किसी न किसी स्पीड से भाग रहा होगा v से, तो इसके कारण मोमेंटम जो आएगा वो आएगा रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तुम जानते हो कि ट्रांसलेशनल ये कौन सी है? सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिखा रखी है। कैसे सिखा रखी है बेटा? 3/2 टाइम्स kT। सर ये के कौन सा आ गया बेटा? दिस के इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के से के काट बनते ना वो बेटा, ठीक है, ये कैपिटल के है स्मॉल। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज 3/2 टाइम्स स्मॉल के। 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 3 टाइम्स मास ऑफ द मॉलिक्यूल के। ये आपका आंसर।
ये आपके मोमेंटम आ गया है। और अगर मुझे इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, एज यू नो इट वेरी वेल, दैट इज h अपॉन mv, that can be written as h upon, but this mv can be written as root of 3 times mass kT। मास किसका? अकेले गैसेस मॉलिक्यूल का। ठीक है, मैं एक बात और बोलूंगा, दिस लैम्डा कैन बी रिटन एज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स, एक अकेले मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको मैं लिख सकता हूं मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। और जो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको बड़ा याद करो, आपने पढ़ रखा है, इससे हम लिख सकते हैं गैस कांस्टेंट डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इनटू टी। तो आप एक फॉर्मूला और बना सकते हो, दैट इज h इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स मोलर मास RT। बड़ा m क्या है? मोलर मास। मैं एक बात यहां पर बड़ा और बोलूंगा, जिन बच्चों को ढंग से थर्मोडायनामिक्स आती है ना, उनको तो पता ही है कि टेम्परेचर जो है इट मस्ट बी इन केल्विन। ये डिग्री सेल्सियस में मत लिख देना गंवारों की तरह, बड़ा किसमें लिखेंगे हम? केल्विन लिखेंगे। ऐसा कोई बहुत कमाल की बात तो नहीं बताई मैंने, ये तो बड़ा मोस्टली बात आपको पता ही थी। बस मेरे बच्चों को ने मेन बात सिर्फ उसे बताई है कि मुझे एमवी में इंटरेस्ट है, लीनियर मोमेंटम में इंटरेस्ट है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ किस में इंटरेस्ट है? ट्रांसलेशनल में। चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे बड़ा अमोनिया हो। मैं जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर रोटेशनल टर्म्स भी आया करती थी, मुझे रोटेशनल टर्म्स से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो हर बार 3/2 kT ही लिखूंगा, चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे पॉलिटॉमिक हो, क्योंकि मुझे मास इनटू वेलोसिटी चाहिए। और मास इनटू वेलोसिटी बड़ा सिर्फ और सिर्फ किससे है? कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से है, कि रोटेशनल का रोल नहीं है। और चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे पॉलिटॉमिक हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सबके लिए ही 3/2 kT। ये बड़ा आपके पास ऑन एन एवरेज किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इस पर सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसकी थ्योरी बना दी है। अदरवाइज डी ब्रोगली वेवलेंथ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए इतनी कोई बहुत प्रीडोमिनेंट चीज नहीं है, बिकॉज कि मैंने आपको बड़ा गैसेस स्टेट में ये सिखा रखा है कि एक डब्बे के अंदर अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स पड़े तो सबके पास सिर्फ यही वाली काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होती है, उनके पास तो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर खूब सारी होती है। अलग अलग स्पीड से गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी आती है ये ऑन एन एवरेज आती है, और ये काइनेटिक एनर्जी अगर ऑन एन एवरेज है तो एक तरह से जो लैम्डा है ये आपका एक तरह से ऑन एन एवरेज है। अदरवाइज एक डब्बे के अंदर कोई ना कोई गैसेस मॉलिक्यूल तो ऐसा भी होगा जो 0 स्पीड से बैठा होगा, कोई ना कोई गैसेस मॉलिक्यूल होगा जो 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा, तो कोई ना कोई गैसेस मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो 1000 मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा, और कोई ना कोई गैसेस मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो बड़ा हो सकता है कि 10⁵ या 10⁶ मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा। तो हर गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो सर ये काइनेटिक एनर्जी आपने किसकी लिखी? बड़ा आपने हल्का फुल्का आपको गैसेस स्टेट याद होगा, ये काइनेटिक एनर्जी आपने एवरेज लिखी है। तो ये जो लैम्डा है ये ऑन एन एवरेज है, ऐसा नहीं कि बेटा ये हर किसी गैसेस मॉलिक्यूल का हो, हर गैसेस मॉलिक्यूल का लैम्डा अलग अलग आ सकता है, आता है। ठीक है बच्चों, आसान सा काम था, बहुत भारी काम नहीं था। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो एक सवाल पूछ लेता हूं, बड़ा इस तरह का सवाल फिर से शीट में होगा। फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of hydrogen gas at 27 degrees Celsius and helium gas at 127 degrees Celsius। बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। de Broglie wavelength of hydrogen gas upon de Broglie wavelength of helium। फॉर्मूला लगाना बेटा, H अवोगैड्रो नंबर अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाई H अवोगैड्रो नंबर अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स
मास ऑफ हीलियम, बड़ा गैस कांस्टेंट तो वही टेम्परेचर ऑफ हीलियम। ये दोनों निपटे, 3 से 3 निपटा, R से R निपटा। मेरे पास बड़ा ये आ गया शायद रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम, मोलर मास ऑफ हीलियम, टेम्परेचर ऑफ हीलियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिर्फ वैल्यूज रखनी है। मास ऑफ हीलियम 4 AMU, सिर्फ 4 लिख दो। सर AMU को सर केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? वैसे तो करना चाहिए बेटा, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहा होता तो कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो रेशो है, ऊपर भी AMU नीचे भी AMU, कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मोलर मास 2, एक हाइड्रोजन का 1 AMU तो 2 हाइड्रोजन का 2 AMU। टेम्परेचर ऑफ हीलियम, हीलियम का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, तो गवारों की तरह 127 डिग्री सेल्सियस मत लिख देना, किसमें लिखना है? केल्विन में। केल्विन लिखने के लिए 127 + 273। इसी तरह से बेटा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगेन बेटा गवारों की तरह 27 में लिख देना, केल्विन में लिखना है। बड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से बड़ा √8/3 आ गया होगा। बड़ा कितना आ गया होगा? √8/3। ये बड़ा आपका आंसर आ गया होगा। आगे चलिए बच्चों, इस डी ब्रोगली वेवलेंथ पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी होगा, हम बाद में आगे जाके उसको पढ़ेंगे भी, चिंता मत करना, बड़ा सब पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट्स एक साथ पढ़ने में थोड़े से आसान पड़ते हैं, मतलब जैसे अपना मॉडर्न फिजिक्स खत्म होगा तो एक आधा लेक्चर, 1-1.5 लेक्चर अपना सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट का भी होगा, तो उसमें हो जाएगा। एक सवाल और, ये सवाल थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है इसका बेटा, ठीक है ना, कोई ऐसा केमिस्ट्री वगैरह में कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पार्टिकल बेटा एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे। दीज आर 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अगर आइडेंटिकल है तो दोनों का मास सेम है। पार्टिकल 1 जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 है। दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ λ2 है, ग्राउंड से देखने पर। यह सवाल बेटा थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का सा है, केमिस्ट्री टाइप का नहीं है। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल 2। सर λ2 दे तो रखा है, नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। पार्टिकल 2 की डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में। सर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इस बात पर डिपेंड करेगी क्या कि रेफरेंस फ्रेम क्या है? बड़ा करनी तो चाहिए, फॉर्मूला तो यही कहता है कि करनी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए v अलग अलग है, तो ऑफ कोर्स अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए v अलग अलग, तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए क्या कहते हैं बेटा आपका लैम्डा भी तो अलग अलग। तो हो सकता कोई कॉन्सेप्ट हो, कर लेंगे। इसकी वेवलेंथ दे रखी है λ1, जरूर बड़ा स्पीड है इस तरफ v1। इसके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है λ2, तो जरूर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड है v2। ये v1 v2 हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बेटा बोलो, λ1 इज h/mv1, λ2 इज h/mv2। तो इसका मतलब इस पार्टिकल के पास इधर की तरफ स्पीड है और उस स्पीड की वैल्यू है h/m टाइम्स λ1। इस पार्टिकल के पास y एक्सिस के लॉन्ग स्पीड है और वो स्पीड है कितनी बेटा? h/m टाइम्स λ2।
ठीक है ना। मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए इसके रेस्पेक्ट में, तो अगर मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है पार्टिकल 2 की पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में, तो h टाइम्स m स्पीड लिखनी है मुझे किसकी, पार्टिकल 2 की, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। पार्टिकल 2 की स्पीड अगर पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। तो पार्टिकल 2 के पास जो स्पीड आएगी वो ऐसे आएगी, v2 तो ऐसे थी v1 ऐसे, नेट स्पीड आ गई है। तो मैं कह सकता हूं दैट इज h अपॉन m टाइम्स कितने आ गई बेटा, रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, h अपॉन m टाइम्स v1 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर कैन रिटन एज h स्क्वायर m स्क्वायर लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज h स्क्वायर m स्क्वायर लैम्डा 2 का स्क्वायर, m स्क्वायर m से कैंसिल, h स्क्वायर h से कैंसिल। ये बड़ा आपका आंसर आ गया होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, ये आपका आंसर आ गया। इसके जैसा एक सवाल शीट के अंदर भी होगा, वो भी कर लेना। उसमें मैंने ये पूछ रखा होगा कि बताओ किसी भी एक पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ दोनों के सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। मैं कर नहीं रहा, सिर्फ बता देता हूं कि सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड इस तरफ होगी v1/2 और इस तरफ स्पीड होगी बेटा, कैलकुलेशन से निकालना v2/2। इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड निकालना, इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड पता है तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी तो पता ही है। तो बड़े आराम से ये वाला काम बन जाए। अगर इस तरह का सवाल बेटा आपको शीट में कहीं दिखे तो कर लेना, एक्स्ट्रा एज के अंदर आएगा ये वाला ना। चलिए बेटा होमवर्क में बेटा अपनी जो मॉडर्न फिजिक्स 1 की शीट है उसमें आप लोग बेटा सेक्शन ABC निपटा सकते हो और इसेंशियल शीट का, ठीक है। एक्स्ट्रा एज तो बाद में करना, इसेंशियल शीट का। इसके अलावा HCV का जो फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मोस्टली सवाल तो लिखाई दिए थे, जो बाकी बच्चे हैं वो कंप्लीट कर लेना। तो आप चाहो तो बेटा HCV का फोटोइलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर है वो पूरा निपटा सकते हो, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।